हेलो क्लास 12। कल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्थिर वैद्युतिकी का पार्ट 1 पढ़ा दिया था। आज पार्ट 2 की बात करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक है कि आवेश की क्वांटम प्रकृति। अब आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या होती है? आवेश की क्वांटम प्रकृति के लिए देखो हम समझते हैं कि सबसे पहली चीज़ तो बताया गया कि किसी भी वस्तु में जो आवेश है वो सूक्ष्मतम रूप में जाता है। अब सूक्ष्मतम रूप में किस प्रकार से, मतलब सूक्ष्मतम आवेश जो माना गया है वो किसको माना गया है? इलेक्ट्रॉन को माना गया है। कि अगर किसी वस्तु में जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज मतलब कौन सा? प्राकृतिक संख्या का पूर्ण गुणज होना चाहिए। मतलब फॉर्मूला देखते हैं सबसे पहले। Q बराबर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है N इंटू E। अब यहां जो E है ये होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये जो N है वो होता है संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हमें पता होगा। पूर्ण संख्या क्या होती हैं तुम्हारी? 0 से लेके 1 2 डॉट 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 n तक। ठीक है, यहाँ पे कोई परिमेय संख्या या कोई मतलब कि दशमलव वाले अंक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। मतलब कि अगर एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे आवेश ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश ट्रांसफर हो रहा है तो वो आवेश 0.7, ठीक है, इलेक्ट्रॉन या 0.4 इलेक्ट्रॉन या फिर 3.1 इलेक्ट्रॉन या फिर 6.4 इलेक्ट्रॉन संभव नहीं है। ठीक है, वो एक हो सकता है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है ये चीज समझने की है। वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कोई भी अंक हो सकता है, पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण अंक। 0.7 ये नहीं हो सकता है। 0.4 3/4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, 1/4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, 1/3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, ऐसा संभव नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी थ्योरी लिख लो। लिखो, प्रकृति में इलेक्ट्रॉन को सूक्ष्मतम आवेश माना गया है। एवं यदि यह आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन के आवेश की संख्या के या इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण के, लिखना, इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ठीक है, उसके बाद ये Q बराबर N फॉर्मूला लिख लेना। N क्या है? कोई पूर्ण संख्या है या पूर्णांक है। ठीक है, E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इलेक्ट्रॉन का आवेश पता होगा, ये नहीं लिखना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश या इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलॉम। ठीक है, ध्यान रखना, नोट कर लिया होगा। अब आगे चलते हैं, कूलाम के नियम की बात करते हैं। हो गया? इसका एक न्यूमेरिकल है, लॉकर फाइल। एक न्यूमेरिकल करवा देते हैं। मान लो तुमसे कोई पूछ ले क्वेश्चन कि क्या 8 कूलाम छोटा होता है, 8 गुणे 10⁻⁻20 कूलाम का आवेश किसी वस्तु पर जा सकता है
अथवा नहीं। तो समझ लो, देखो ये हमारा क्या है, 8 × 10⁻20 कूलम आवेश है। आवेश Q बराबर, अभी फॉर्मूला बताया था क्या होता है, N × E। E क्या था यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश Q। Q कितना दिया है, 8 × 10⁻20। अब देखो एक चीज समझने का है, एक चीज हमें ये समझने की है, यहाँ पे N जो है अगर वो पूर्ण अंक आ रहा है तो ये कथन क्या है, सत्य है। मतलब कि ये आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर यहाँ पे n पूर्ण संख्या नहीं आ रही, कोई पूर्ण अंक नहीं आ रहा है, तो उस आवेश को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। n हमें नहीं पता है, वही n निकालना है हमें। अगर n आ रहा है पूर्णांक तो ट्रांसफर कर सकते हैं, n पूर्णांक नहीं आ रहा है तो नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश हमें पता है कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, अब इस n को इधर ही लिखा रहने दो, इसको उठा के इसके नीचे भेज दो, तो क्या हो जाएगा, 8 × 10⁻20 बटे 1.6 × 10⁻19। अगर इसको ऊपर भेजें तो ये क्या हो जाएगा, 8 × 10⁻20 × 10 की घाते -19 से ऊपर आएगा तो +19 बटे 1.6, दशमलव हटा दो, 0 बढ़ा लो, 16 × 1 = 16, 16 × 5 = 80, -20 और 19 तो हो जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, तो 5 × 10 की घाते -1। अब 5 × 10 की घाते -1 बचा है। एक चीज समझ लो, यहाँ पे इसका मतलब है 5 × 10 की घाते -1 का मतलब क्या होता है, 0.5। n क्या आ रहा है हमारा, 0.5, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2। क्या ये पूर्ण अंक है, नहीं है। अर्थात इस आवेश को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, कोई दिक्कत, नोट कर लो इसको, सवाल को समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिटा रहा। बात करते हैं कूलाम के नियम की। तो अब यहाँ से ये मतलब कि पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो कायदे से पढ़ाई करना। कूलाम का नियम, अब कूलाम पहले समझ लो। कूलाम ने बताया क्या, कूलाम ने बताया था हमको 2 बिंदु आवेश। 2 बिंदु आवेश मतलब कि एक बिंदु आवेश ये रखा है तुम्हारा, एक बिंदु आवेश ये रखा, इसको नाम दे दिया उन्होंने Q1, इसको नाम दे दिया उन्होंने Q2। ठीक है, ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होंगे, मान लो हमने इनके बीच की दूरी भी कुछ मान ली, कितनी है, R। हमने मान ली इनके बीच की दूरी कितनी है, R। तो अब इसको जोड़ लेना तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है हमारी पूरी कितनी, R। ठीक है, तो उन्होंने अब इस चीज को बताया कि इन दोनों आवेशों के बीच में आखिर बल कितना लग रहा होगा। भाई हमने ये तो पढ़ा कि अगर कहीं पे प्लस आवेश और माइनस आवेश रखा हुआ है, क्या प्लस आवेश रखा हुआ है, या माइनस आवेश रखा हुआ है, तो ये सजातीय आवेश हैं, एक ही जाति के हैं। ये चीज नोट कर लेना कहीं पे, अगर ना नोट हो, सजातीय आवेश हैं, ये भी क्या है, सजातीय आवेश हैं। लेकिन ये दोनों क्या है, विपरीत हैं, तो क्या कहते हैं, विजातीय आवेश। अच्छा, ये चीज ऐसे बन सकती है, माइनस इधर रख दें हम लोग, प्लस इस साइड रख दें, तो ये भी क्या है हमारे विजातीय आवेश। अभी सजातीय आवेश प्लस प्लस माइनस माइनस, तो सजातीय आवेश हमने बताया था कि दोनों अगर सेम काइंड के, सेम टाइप के चार्जेज हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे को अपने पास से भगाते हैं कि भैया तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ। ठीक है, लेकिन अगर विजातीय आवेश है, प्लस माइनस की बात कर रहे हैं, तो वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे के पास आएंगे। अब एक चीज ये समझना है हमें, बेसिक सी चीज है। तुम खुद सोचो कि एक 60 किलो का आदमी खड़ा है कहीं पे, एक 20 किलो का आदमी खड़ा है। ठीक है, अब कह दिया जाए कि भैया तुम
खींचो उसको, तो 60 किलो वाला 20 किलो खींचेगा कि 20 किलो वाला 60 को खींचेगा? जाहिर सी बात है 60 किलो वाला 20 किलो वाले को खींच लेगा। तो बल कौन ज्यादा लगाएगा? ठीक है, बल कौन लगाएगा? ये वाला इसकी तरफ आएगा कि ये वाला इसकी तरफ जाएगा? ठीक है, ये वाला इसको भगाएगा कि ये वाला इसको भगाएगा? ये चीज हम लोग परिमाण के द्वारा देखते हैं। किसके द्वारा? परिमाण के द्वारा। अब आवेश के परिमाण की बात करेंगे अभी। ठीक है, हालांकि अभी इतना हमें समझना है कि ये प्लस माइनस जो है अगर पास आ रहे हैं या फिर प्लस प्लस रखे हैं तो वो दूर जा रहे हैं, तो पास आना दूर जाना ये सब किस पे डिपेंड करता है? उनके बीच में लगने वाले बल पे डिपेंड करता है। और उसी बल को निकालने के लिए कूलॉम ने एक नियम दिया था। ठीक है, अब कूलॉम ने क्या नियम दिया था उस चीज को नोट कर लो, लिखो। सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलॉम ने प्रयोगों के द्वारा दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल का प्रतिपादन किया। इस नियम के अनुसार, देखो इस नियम की बात करते हैं। इस नियम में क्या था? पहला पॉइंट उन्होंने क्या दिया? पहला पॉइंट लिखोगे, दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। गुणनफल के अनुक्रमानुपाती मतलब कि जो इनके बीच में बल लग रहा है F प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? Q1। एक बिंदु आवेश, ये अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, जो कूलॉम का नियम है हमेशा वैलिड किस पे होगा? स्थिर बिंदु आवेशों पे। स्थिर बिंदु आवेश ये भी रुका हुआ है, ये भी रुका हुआ है, ये अगर चल रहे हैं तो अभी हम बताएंगे कि उसके लिए क्या कहानी होती है। तो F प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? Q1 इंटू Q2 के, मतलब कि इस आवेश और इस आवेश के गुणनफल के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, लाइन लिखने के बाद ये चीज नोट कर लेना। फिर दूसरा पॉइंट, लिखो, स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल दोनों बिंदु आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी? r मानी है। ठीक है, उस दूरी के वर्ग मतलब कि r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब कि 1/r स्क्वायर। ठीक है, इसको मान ले, इसको समीकरण 1 डाल लेना, इसको समीकरण 2 नोट कर लिया। अब उसके नीचे लिखना है समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिखेंगे हम लोग? F प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा? Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई नेतांक लगाते हैं। नेतांक के लिए अभी हम बात करते हैं, तो F बराबर ये क्या बनेगा? K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। के हमने अपने मन से नेतांक मान लिया। अब यहाँ पे K की जगह जो रखा जाता है वो रखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये चीज क्या है? एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अच्छा ठीक है, ये नोट कर लोगे। ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड होता है? केवल वायु या निर्वात के लिए। किसके लिए? वायु या निर्वात के लिए। तो नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं। हो गया?
अब देखो इसके लिए वैलिड होता है वायु या निर्वात के लिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बात करते हैं, ठीक है। ये क्या है, नियतांक है, ठीक है। अब नियतांक है तो इसकी कोई वो मतलब कि मान भी होता होगा कुछ परिमाण। तो इसका परिमाण क्या होता है तुम्हारा 9×10⁻⁹। फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है ये ध्यान रखना, वायु या निर्वात के लिए। किसी अन्य माध्यम के लिए वो बात बताएंगे, ठीक है। 9×10⁹ अच्छा इसका कुछ मात्रक भी होता होगा। मात्रक देखो क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। इसको हिंदी में लिखना न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। अच्छा बात करते हैं कि अगर कोई तुमसे पूछ ले, बल की विमा हमें ऑलरेडी आती है। बल की विमा क्या होती है, mLT की पावर -2। अच्छा 1/4 पाई की अगर बात करें, 4 और पाई क्या है, ये हमारा क्या होता है, नियतांक होता है। एप्सिलॉन नॉट हमारा नियतांक नहीं होता है केवल, ये चीज का ध्यान रखना। Q1 Q2/r², इस पूरे का मान नियत होता है, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन एप्सिलॉन नॉट की कोई बात करें तो वो नियतांक नहीं होता। Q1 Q2 और r²। Q1 क्या है, Q1 Q2 ये आवेश है, Q हमने बताया था, तो आवेश का भी कोई ना कोई मात्रक होता है। r दूरी है, दूरी का भी कोई ना कोई मात्रक होता है, ठीक है। अच्छा मात्रक निकाला कैसे, ये समझ लो। अगर हम बात करते हैं, फॉर्मूला उठा लो यहाँ से, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² है। इस r² को ऊपर भेज दो, Q1 Q2 नीचे भेज दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या आ जाएगा, F r²/Q1 Q2, ठीक है। तो F का मात्रक न्यूटन, R दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, लेकिन स्क्वायर है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, Q कूलॉम, ठीक है। इस Q का भी कूलॉम, ठीक है, तो कूलॉम स्क्वायर। तो मात्रक समझ में आ गया होगा कैसे लिखा था, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। अच्छा विमा की बात कर लेते हैं। कोई पूछ ले भैया कि एप्सिलॉन नॉट की विमा बताओ, भाई F की विमा हमें पता है, Q की भी विमा पता है, बता चुके हैं। R दूरी है, दूरी L ही होती है। एप्सिलॉन नॉट की कोई पूछ ले विमा, तो देखो कैसे निकालते हैं भाई। ठीक है। अच्छा इस एप्सिलॉन नॉट को कहते क्या है, इसको कहते हैं हम लोग वैद्युत शीलता। क्या कहते हैं, वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट है तो निर्वात की वैद्युतशीलता अथवा वायु की वैद्युतशीलता। अच्छा चलो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, अच्छा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकाला था। अभी देखो एप्सिलॉन नॉट का भी मात्रक निकल आएगा, पहले विमा निकाल लेते हैं। तो विमा निकालने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम यही रखते हैं। तो F ये r² ऊपर चला गया बटे Q1 Q2, ये क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा 4 और पाई क्या है, नियतांक। हमें पता है ऑलरेडी कि नियतांक की कोई विमा नहीं होती है, इसको गोली मारो, ठीक है। तो 1/एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या आया, F r²/Q1 × Q2। 4 पाई से मतलब नहीं है, हमें केवल किसकी विमा चाहिए, एप्सिलॉन नॉट की। तो इसको उल्टा कर दो, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, Q1 Q2/F r²। अब विमा रखते हैं। Q आवेश, आवेश का हमने फॉर्मूला बताया था, Q बराबर क्या होता है, I × T। तो अगर I की बात करें तो I की विमा A, T की T यहाँ पे रखो, AT इसकी भी, AT इसकी भी, A1 T1 A2 T2 ना रख देना, Q1 Q2 आवेश है। अच्छा विमा सेम रहेगी, ये नहीं कि इसको हम लोग किलो में तौल रहे हैं, उसको हम ग्राम में तौल रहे हैं, ठीक है, ऐसे अंधी नहीं तौलेंगे, ठीक है। F विमा mLT -2 RL², ठीक है। ये ऊपर क्या हो जाएगा, A² T², नीचे क्या हो जाएगा, mL³ T की पावर -2, ठीक है। इधर का मिटा दें।
तो एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या आ जाएगी तुम्हारी, इसको ऊपर भेजो, एम इनवर्स हो जाएगा, एल क्यूब को ऊपर भेजोगे तो एल की पावर -3 हो जाएगा, टी की पावर -2 को ऊपर भेजोगे तो टी की पावर +2 हो जाएगा, और टी की पावर +2 ऑलरेडी है, तो टी की पावर +2 कितना हो जाएगा, टी की पावर 4, ए स्क्वायर है ही है तो ए स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट की विमा है। अच्छा, मात्रक में डाउट हो अगर तो मात्रक भी समझ लो। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, ठीक है, तो 1/एप्सिलॉन नॉट आया था, तो एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला हमारा लास्ट में क्या बना था, Q1 Q2/F_r²। तो देखो यहीं से मात्रक भी निकाल सकते हो, Q1 Q2, Q को भी कूलॉम में, Q1 को भी कूलॉम में, Q2 को भी कूलॉम में, तो क्या हो जाएगा, कूलॉम का स्क्वायर बटे F न्यूटन मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, ठीक है, ये इसका क्या गया, मात्रा का क्या, ठीक है, नोट कर लेना इसको। एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान हो ही गया, एप्सिलॉन नॉट का विमेय सूत्र हो गया, कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप देख लेते हैं, ये नोट हो गया होगा। डालो कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप। अब कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप की बात करते हैं, तो मान लो सिंपल सा है वैसे, एक आवेश यहाँ पे क्या रखा है, Q1, एक आवेश यहाँ पे क्या रखा है, Q2। सदिश स्वरूप की बात कर रहे हैं तो इनकी किसी बिंदु से पोजीशन भी बतानी पड़ेगी हमें, तो किसी बिंदु को पर्टिकुलर हम नाम दिए दे रहे हैं क्या, ओ से पोजीशन इनकी हम लेके चल रहे हैं। तो ये जो है इसको हमने मान लिया क्या है, ये R1 वेक्टर हो गया। अच्छा, ये जो है ये हमारा क्या हो गया, R2 वेक्टर हो गया। ये वेक्टर क्या है, पोजीशन बता रही है, ठीक है। और अगर हम इसका इन दोनों बिंदुओं को मिला दें, ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो हमने सदिश का त्रिभुज नियम पढ़ा है। सदिश का त्रिभुज नियम क्या कहता है हमसे कि यदि कोई दो वेक्टर एक सीध में है तो जो तीसरा उनका परिणामी वेक्टर होता है वो विपरीत दिशा में होता है। मतलब ये वेक्टर A मान ले, ये वेक्टर B मान ले, तो जो तीसरा परिणामी होता है वो हमारा क्या होता है, विपरीत होता है। रिजल्टेंट R वेक्टर मान लेते हैं, तो उसी से को इसमें समझो, ये एक वेक्टर हो गया R1 वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा देखो इसकी सीध में है, चल रहा है कि नहीं चल रहा, इसका हमें नहीं पता है क्या मान है, लेकिन ये जो है ये क्या है, हमारा उल्टा है, तो ये हमारा क्या होगा, परिणामी होगा। अच्छा, अगर हम इसको नाम दे दे समथिंग कि ये पॉइंट A है हमारा, ये पॉइंट B है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर बराबर काहे के होगा तुम्हारा, OB वेक्टर, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, OA वेक्टर का हमने मान कितना लिया है, R1 वेक्टर, AB वेक्टर का हमने मान नहीं पता है, वही निकालना है हमें। OB वेक्टर का मान R2 वेक्टर, तो AB वेक्टर हमारा कितना आएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अगर हमने पढ़ा है तो इसको हम लोग R21 वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया मान, R21 वेक्टर। किस दिशा में, इस दिशा में। अगर विपरीत बात करते हैं, इस दिशा में कोई पूछ ले
तो विपरीत दिशा में ये क्या हो जाएगा, r12 वेक्टर। ठीक है। अच्छा, Q1 जो है वो Q2 पे बल लगा रहा है, तो Q1 जो है उसको अगर हम प्रथम आवेश मान लें और Q2 को हम क्या मान लें, द्वितीय आवेश, तो पहला वाला किस पे लगा रहा है बल, दूसरे पे लगा रहा है। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, F/2 ड्यू टू F21 वेक्टर लिख दिया। इसको हम किस प्रकार से, इस तरफ भी कोई Q2 इस Q1 पे बल लगा रहा होगा, तो F/1 ड्यू टू 2। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, F12 वेक्टर। ठीक है, इसको नोट करो, लोगों पानी पी ले। इसको नोट कर लिया होगा, नोट कर लो अगर नोट ना हुआ तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कभी भी सदिश को लिखते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसके साथ एक एकांक सदिश लगाते हैं। एकांक सदिश वो सदिश होता है जो केवल सदिश की दिशा को निरूपित करता है, बाकी इसका परिमाण कितना होता है, एक होता है। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब F12 वेक्टर की बात करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो वही है, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा कि बिंदु आवेश 1 पर बिंदु आवेश 2 के द्वारा लगने वाला बल, उसके नीचे ये लाइन लिखेंगे, F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, सदिश की बात कर रहे हैं, तो सदिश की बात कर रहे हैं तो F12 वेक्टर किस साइड लग रहा है, इस साइड लग रहा है बल, तो इस साइड का अगर सदिश लेंगे, दिशा लेंगे, तो वो कौन सी दिशा लेंगे, R12 वेक्टर। लेकिन एकांक सदिश की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, R12 कैप का, किसका, कैप का। ठीक है, एकांक सदिश को दर्शाने का यही तरीका होता है, कैप लगाते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर कहीं पे बात करते हैं एकांक सदिश की, तो एन कैप का मतलब क्या होता है, एन वेक्टर बटे मॉड ऑफ एन वेक्टर। एन वेक्टर मतलब कि सदिश, मॉड ऑफ एन वेक्टर मतलब कि उसका परिमाण। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, तो F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर इंटू R12 कैप की बात करेंगे तो, अच्छा यहाँ पे R स्क्वायर लिखा है हम लोगों ने, तो R स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक अभी लिखवा देंगे, चलो R12 वेक्टर, इसके द्वारा देखो लिखो, तो क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ R12 वेक्टर। अच्छा, एक चीज समझो, बेसिक्स देखिए, जितनी दूरी यहाँ से यहाँ की होगी, ये दूरी हम लोग कितनी लेके चलना है, आगे लेके चलना है। जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी, इस दिशा में चले या इस दिशा में हम आए, क्या दूरी का परिमाण बदलने वाला है, नहीं बदलने वाला है, वो आर का आर ही रहेगा। ठीक है भाई, यहाँ से यहाँ अगर 1 किलोमीटर आदमी चला होगा तो यहाँ से यहाँ भी 1 ही किलोमीटर चलेगा, वो 5 किलोमीटर नहीं चल के आएगा। ठीक है, तो इस R12 वेक्टर के मॉड की जगह क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 वेक्टर, इसको ऐसे लिखा रहे हैं तो बटे R स्क्वायर बटे, इसको भी क्या लिख देंगे, R, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R क्यूब इंटू R12 वेक्टर। कोई दिक्कत इसमें, इतना नोट कर लो, हो गया। अब देखो कर लेना। अब बात करते हैं, ये तो हमारा F12 वेक्टर आ गया। अब द्वितीय, अब देखो लाइन क्या लिखना है, द्वितीय आवेश पर प्रथम आवेश के द्वारा लगने वाला बल, तो वो क्या होगा, F21 वेक्टर, तो ये क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये तो इतना ही रहेगा, ये तो चेंज होने वाला है नहीं है। लेकिन अब F21 की बात कर रहे हैं तो वो इस दिशा में लग रहा है, इस दिशा में लग रहा है, तो क्या लेंगे, R21 वेक्टर लेंगे, R21 वेक्टर, सॉरी कैप एकांक सदिश का यूज करेंगे ना, तो F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2
बटे आर स्क्वायर, फिर से इसके द्वारा लिखते हैं तो क्या लिखेंगे R21 वेक्टर बटे मॉड ऑफ R21 वेक्टर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर इंटू R21 वेक्टर बटे मॉड ऑफ R21 वेक्टर क्या हो जाएगा, फिर से R परिमाण तो वही रहेगा, बदलने वाला नहीं है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर क्यूब इंटू R21 वेक्टर। अच्छा, इससे देखो एक इम्पॉर्टेंट बात क्या निकल के आती है, इम्पॉर्टेंट बात समझना। ये R12 वेक्टर इस साइड है, R21 वेक्टर इस साइड है। अच्छा, अगर बात करें कि कोई वेक्टर हमें अगर वेक्टर ए दिया है उसको हम पलट के रखना चाहते हैं, इसको ऐसे रख दें तो परिमाण उतना ही है, तो इसको हम क्या लिखते हैं माइनस वेक्टर ए। ठीक है, अब ये माइनस वेक्टर ए, ये माइनस वेक्टर ए हो जाएगा। ठीक है, अब अगर बात करते हैं यहाँ पे R21 वेक्टर तो यहाँ पे अगर R12 वेक्टर की बात करें तो इसको हम उल्टा रूप में माइनस R21 वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो वो जो आया था F12 वेक्टर, कितना आया था हमारा F12 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R क्यूब इंटू R12 वेक्टर। ठीक है, और ये हमारा क्या आया है F21 वेक्टर। R21 वेक्टर अंतर सिर्फ इतना होता है कि इसको अगर समीकरण 1 मान लें हम लोग, इसको समीकरण 2 मान लें, तो समीकरण 1 तथा 2 से लाइन लिखना पड़ेगा। समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या लिख सकते हैं, F12 वेक्टर जो होता है वो एकदम जस्ट अपोजिट होता है माइनस F21 वेक्टर के। इससे हमारा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी संपादित होता है। क्रिया प्रतिक्रिया, ये भी लाइन लिखना पड़ेगा कि इसके द्वारा हमारा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी संपादित होता है। अब कैसे संपादित होता है भाई, देखो समझो, अगर हम किसी पे बल लगा रहे हैं, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में, कि अगर हम किसी वस्तु पे बल लगा रहे हैं तो वो वस्तु भी हम पर उतना ही बल विपरीत दिशा में आरोपित करती है। तो अगर ये आवेश इस पे बल लगा रहा है तो ये आवेश भी पलट के कुछ ना कुछ इस पे बल लगा रहा होगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना, बाकी कल बताएंगे।